समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। वो इस मौके पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए, वीरेश पांडे हमारे सहयोगी, उनके साथ खास बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत का दावा करते हुए और कहीं ना कहीं ये संकेत देते हुए कि ये 9 सीटों पर उपचुनाव 27 को लेकर संदेश साफ करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सुनिए, रामगोपाल जी हमारे साथ हैं। 9 विधानसभा उपचुनाव और करहल में क्या होने जा रहा है? देखिए, जनता को अपनी मंशा के अनुसार वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी तो सारी विधानसभाएं समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन कुंदरकी में जैसे किसी को घर से ही नहीं निकलने दिया जा रहा, जैसे रामपुर में था, वो स्थिति है। हालांकि वहाँ इसके बावजूद समाजवादी पार्टी जीतेगी। हर जगह कहीं न कहीं जो मर्यादाएं होनी चाहिए प्रशासन की, वो भंग हो रही हैं। हमारे यहाँ मैनपुरी के पास ही एक बूथ नंबर 251 है, ऑर्डर ने पडरिया। वहाँ हमारे लोगों को एजेंट ही नहीं बनने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो मंदिर बना है, मंदिर पे के लिए 2 करोड़ रुपया जयवीर सिंह ने दिए हैं, इसलिए इस गांव से कोई एजेंट नहीं बनना चाहिए। हमारे लोग बैठे हुए, मैंने एसएसपी से बात की, डीएम को मैसेज किया सुबह ही, और देखिए सुबह एसएसपी मैनपुरी, डीएम मैनपुरी और आईजी सबको, लेकिन अभी तक वहाँ एजेंट, हमारा लोग बैठे हुए हैं, एजेंट नहीं बनने दे रहे। अब पुलिस मूक दर्शक है। हालांकि इससे कोई ये, अगर इस बात पे हम आ जाएं तो 70% जगह बीजेपी के बूथ में एजेंटों को मार के भगा देंगे, कोई नहीं बन सकता। लेकिन हम तो ये नहीं कर सकते। हमारी लोकतंत्र में, मान्यता में, उसमें मर्यादा में आस्था है पूरी, और हम जानते हैं भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन ये जो बहुत घटिया किस्म की ओछी मानसिकता है, और उसमें अधिकारी भी बह जाते हैं। दे शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। तो सर, ये जब इतना काम हुआ है, कानून व्यवस्था इतनी चौचक है, तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। कानून व्यवस्था कैसे हो सकती है? जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री देश भर में अव्यवस्था पैदा करने के लिए कुख्यात हो गया हो, उसके राज्य में कानून व्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है? बटेंगे और कटेंगे का नारा देख रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने इसमें विरोध किया कि वहाँ जाओ उत्तर प्रदेश में, यहाँ ये प्रशासन मर्यादा भंग कर रहा है, ये आरोप लगाते हुए प्रोफेसर रामगोपाल को आप सुन रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें करहल सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेजप्रताप यादव हैं। वोटिंग के दिन मंदिर पहुंचकर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की है। तेजप्रताप यादव कह रहे हैं करहल से उनकी जीत तय है। तेजप्रताप जी ईश्वर के दर पर हैं, मतदान शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? आज मतदान के दिन जो है सभी हमारे करहल की जनता और पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद हैं और मतदान शुरू हो गया। हमें उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और बड़े अंतर से जो है पार्टी चुनाव जीत के आएगी। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे जो हैं, जो भाजपा का शासनकाल रहा है इतने सालों से, और जो हमारे इस क्षेत्र के साथ जो व्यवहार किया गया जिस तरीके से, और विकास की सारी योजनाओं को रोक दिया गया। यहाँ ना नौकरी मिली किसी को, ना विकास मिला, ना किसानों को खाद मिल रही है। बहुत कई सारी समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही, उसको लेके जनता में जा रहे हैं। और उसी तरह जिस तरह जो उत्पीड़न यहाँ किया गया लोगों का, और झूठे मुकदमे लगाए गए, लोगों को परेशान किया गया, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको लेके हम लोग जा रहे हैं जनता में, और जनता का पूरा जो है सपोर्ट और समर्थन। करहल से क्या संदेश जाएगा? करहल समाजवादी पार्टी का हमेशा गढ़ रहा, और यहाँ के लोगों ने आज़ादी के बाद से समाजवादी विचारधारा को हमेशा अपनाया, और इस चुनाव में भी मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन करेगी। और करहल से समाजवादी पार्टी के ये जो उम्मीदवार तेजप्रताप यादव, जिनको आप सुन रहे थे, पत्नी इनकी राजलक्ष्मी, वो कह रही है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव जीतेगी और 2027 में चुनाव जीतकर यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। राजलक्ष्मी जी हैं, जो खुद राजनीतिक घराने से आती हैं। लालू प्रसाद यादव जी की सबसे छोटी बेटी हैं और तेजप्रताप जी की पत्नी हैं। राजलक्ष्मी जी, क्या संदेश है? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी जी। ईश्वर से आपने अपने पति के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए पूजा पाठ की? जी बिल्कुल किया है अभी। जी। क्या आपको लग रहा है, आपने भी तो चुनाव प्रचार किया डिम्पल यादव के साथ, तो प्रशासन का क्या रुख है यहाँ पे? प्रशासन पे थोड़ा दबाव बनाया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है और समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। जो बीजेपी की दाल है वो
कहाँ नहीं गलेगी, करहल में कि 9 जो उपचुनाव जहाँ हो रहे हैं वहाँ? करहल में भी और जो भी उपचुनाव 9 हैं सारे उनमें भी नहीं गलेगी। और 27 में जो सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी की सरकार। आप 27 की भी बात कर रहे जी बिल्कुल जी। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं इस वक्त महाराष्ट्र। सभी 288 विधानसभा सीटों पर महाराष्ट्र में वोट डाले जा रहे हैं। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, ये 2024 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का, आप जमीन पर रहे, आपने इस चुनाव को कवर किया। अभी चंद महीने पहले वो जो 24 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में था, उसके मुकाबले विधानसभा चुनाव में सियासी मिजाज प्रदेश का बदलता हुआ नजर आया? अगर हाँ तो किस तरीके से? रोमाना, देखिए, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे, पार्टियों की गठजोड़ अलग थी और कहीं न कहीं जनता का जो मूड था वो अलग था। लेकिन पिछले 5 महीनों में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, बहुत कुछ घटनाक्रम हुए हैं, बहुत अलग मुद्दे बदल गए हैं। और देखिए, जो लोकसभा चुनाव में जनता के पास में 2 विकल्प दिखे, एक एनडीए दिखा, एक इंडिया गठबंधन दिखा। उसी में से तय करना था कि किसे कौन पसंद करता है। दोनों के बीच में सिर्फ 2 लाख का अंतर था, दोनों गठबंधन के बीच में। लेकिन जब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो बहुत कुछ बदलाव है। आपको 6 मुख्य पार्टियां तो हैं ही 3-3 के गठबंधन में, लेकिन साथ में आपको एमएनएस फैक्टर को देखना होगा, आपको प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी को देखना होगा, आपको ओवैसी की पार्टी एमआईएम को देखना होगा, और समाजवादी पार्टी कहने के लिए इंडिया गठबंधन में है, 2 सीटों पर वहां पर एमवीए के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जो 6 सीटें हैं वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो रीजनल फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं, और जब चुनाव जितना छोटा होते जाता है उसमें निर्दलीय उम्मीदवारों की भी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, और उनके फैक्टर उनके क्षेत्र में काफ़ी मायने रखते हैं। और बागी, हर पार्टी के बहुत सारे क्षेत्रों में बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं। कुछ जगहों पर तो अधिकृत तौर पर इनडायरेक्टली चुनाव में कार्यकर्ता मदद करते हुए दिखे, ऐसे बागी नेताओं की उम्मीदवारों की। तो जो लड़ाई लोकसभा में ये थी, जनता की इस लिहाज से बल्ले बल्ले कि उनके पास इतने सारे विकल्प हैं, या फिर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में फंसती हुई नजर आई महाराष्ट्र की जनता? इसको लेकर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जो वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, अब से कुछ ही देर पहले निर्माता निर्देशक सुभाष घई वोट डालने के लिए पहुंचे, और वोट डालने के बाद उनकी तरफ से लोगों से अपील की गई कि वो भी घर से बाहर निकलें, वोट जरूर डालें। दिखाते हैं आपको। जो कि महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के साथ साथ महाराष्ट्र के बच्चों का भी कल्याण की बात करते हैं। सर, बहुत सारे यंगस्टर्स अभी घर से निकले नहीं हैं मतदान के लिए, बहाने बनाते हैं, उनसे क्या कहेंगे? बहाने मत बनाइए बेटा, उसके बाद आप फिर सोशल मीडिया में जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। अपने स्टेट से, अपने महाराष्ट्र राज्य से धोखा मत करो, अपने आप को धोखा मत दो। आपका मतदान बहुत आवश्यक है। कम आउट फॉर अ व्हाइल। निकले नहीं है मतदान के लिए, बहाने बनाते हैं, उनसे क्या कहेंगे? बहाने मत बनाइए बेटा, उसके बाद आप फिर सोशल मीडिया में जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। अपने स्टेट से, अपने महाराष्ट्र राज्य से धोखा मत करो, अपने आप को धोखा मत दो। आपका मतदान बहुत आवश्यक है। कम आउट फॉर अ व्हाइल। सुभाष घई फिल्म निर्देशक को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से यही संदेश दिया गया कि हर एक वोट जो है वो महत्वपूर्ण है, और अभी मौका है, बिना किसी टाल मटोल के, बिना किसी बहाने के घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर डालिए, और जो आपकी समस्याएं उसका समाधान जो है वो कहीं ना कहीं इसी मतदान, इसी वोटिंग के जरिए ही आप हासिल कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।